आज इस फेसबुक लाइव माध्यम से तमाम साथियों के प्रति आभार, धन्यवाद। बिहार की जनता के जनादेश के बाद विधानमंडल का यह लंबा सत्र और इस सत्रावधि में एक ऐसा सवाल जिसको लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ा गया, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 के संबंध में विपक्ष के द्वारा तरह तरह की टिप्पणी की गई। यह है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 जो विधानमंडल से पारित हो चुका है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव सीआरपीसी की किताब का हवाला देकर के विभिन्न खंडों के बारे में बोल रहे हैं कि अलोकतांत्रिक है। मैं उनके ज्ञान को तो चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं सलाह जरूर देना चाहता हूं कि राजनीति में ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर राजनीति में वैकल्पिक एजेंडा नहीं तय किया जाता है। जो विधेयक पेश किया गया, जिस दिन उसको सर्कुलेट किया गया, बिना पढ़े आप लोगों ने इसके बारे में टिप्पणी की कि अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है। हम यह जानना चाहते हैं आपसे कि बिहार के अलावा बंगाल, जहां आप चुनाव प्रचार में जाने की कवायद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी विशेष सशस्त्र पुलिस बल है। यह जानना बिहार के आम आवाम को इसलिए आवश्यक है कि विपक्ष के नेता हैं और सदन में कहते हैं कि हमको गौरव है कि हम दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा हैं। निश्चित रूप से आप, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण है पक्ष है कि देश के बिरला आप व्यक्ति होंगे कि जिसके घर में दो मुख्यमंत्री रहे होंगे, वो मैट्रिकुलेशन की भी परीक्षा नहीं पास कर पाए। और आप कानून का हवाला दे रहे हैं। कानून का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि आप तो 11 मामले के आरोपित हैं, आपराधिक मामले के, भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित हैं। तो हमारी अपेक्षा थी कि कानून की सही व्याख्या आप जरूर करेंगे। ये बिहार सशस्त्र पुलिस बल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह समझना बहुत ही आवश्यक है। स्वाभाविक रूप से जो अर्धसैनिक बल होता है, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, उसको बुलाया जाता है राज्य के अंदर, विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। राज्य के अपने संसाधन भी उसमें खर्च होते हैं। बिहार तीव्रता से विकसित होने वाला राज्य है, जहां औद्योगिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए जो हमारा हेरिटेज है, ऐतिहासिक विरासत है, उसका सुरक्षा के लिए, इसके अलावा हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान आदि की सुरक्षा को देखते हुए ये विधेयक लाना पड़ा। और यह विधेयक कोई नई बात नहीं है। बीएमपी जो बिहार मिलिट्री पुलिस है, उसका विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण है। इसके नाम में बदलाव कर विशेष सशस्त्र पुलिस बल इसको कहा गया है। अब ये जब इसका विस्तार होगा, इसको नई जिम्मेवारी मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से इसमें नए नौजवानों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, वह पुलिस बल में भर्ती होंगे। तो इससे आपको परेशानी है क्या कि नए नौजवान को, नई पीढ़ी के नौजवान को जो शारीरिक और मानसिक रूप से दक्ष रहें, उनको उस बल में अगर नौकरी मिलेगी, तो क्या इससे आपको कोई परेशानी नजर आ रही है? और इस जो कानून बना है, जो विधानमंडल से पारित हुआ है, जो विधेयक पारित हुआ है, इसका क्षेत्राधिकार सीमित है।
इसके संचालन के लिए आप कह रहे हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है, और इसको तो सहारा ही लेना पड़ रहा है सीआरपीसी का। जो कानून बने हुए हैं उसी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कोई नया कानून नहीं बना। सीआरपीसी इनको असिस्ट करेगा, और यह केवल विशेष उद्देश्य के लिए इसको विशेष पुलिस बल का गठन हुआ है। अब ये जानना हम चाहते हैं कि सीआरपीसी के किस कानून से के ये खिलाफ है। ये बिहार की जनता को आप स्पष्ट करिए। देश कानून से चलता है, और सीआरपीसी के किस धारा के विपरीत है ये तो बताइए, कम से किस सेक्शन के विपरीत है यह। और यह केवल स्वतंत्र रूप से एक पुलिस बल के गठन का जो विस्तारीकरण है उससे आपकी परेशानी हो रही है। राज्य में पहले बीएमपी की भूमिका कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण के लिए बिहार पुलिस के मददगार की थी। आज इस बदलते हालात में इनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई, इसमें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा, हवाई अड्डा, मेट्रो रेल आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी से इनको लैस किया जा रहा है। और सीआईएसएफ के तर्ज पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तर्ज पर बिहार सशस्त्र पुलिस बल को विशेष शक्ति दी गई है। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर ये अनडेमोक्रेटिक है तो सीआईएसएफ भी अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि उसी की तर्ज पर यह बना है। और हम लोग तो गांव में पढ़ करके आए हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी आपके जैसा डीपीएस आरके पुरम में 9th क्लास स्टडी पास्ड एट आरके पुरम, ये हम लोग के एफिडेविट में नहीं है। तो हम यह जानना चाहते हैं, सीआरपीसी 1973 का कानून, उसका सेक्शन 7 क्लाउज ए, जो आप कहते हैं बार बार कि बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ये है। तो ये तो क्लाउज सीआरपीसी का सेक्शन 7 क्लाउज ए क्या कहता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? 2 या 2 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान रहेगा तो पुलिस को गिरफ्तार करने की शक्ति है बगैर वारंट के। ये भारतीय दंड संहिता का मैं बता रहा हूं, 1973 का कानून है। सेक्शन 41 अगर यह कहता है यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध पुलिस बल की उपस्थिति में किया जाता है तो पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह कानून बना 1973 का। अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध का कंप्लेन किसी व्यक्ति के खिलाफ करता है या संदेह भी है, तथ्यात्मक सूचना है, तो बगैर वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। ये तो 1973 का कानून है। सेक्शन 57 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के, पहले मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं, तो सीआरपीसी का कानून 1973 का, कोई भी व्यक्ति अगर संज्ञेय अपराध करता है तो उस पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो 1973 के बाद ना 74 आंदोलन हुआ। माननीय तेजस्वी यादव जी, जो पिताजी आपके आजकल कहते हैं कि हम जेपी आंदोलन के हैं, हालांकि जेपी की आत्मा तो कलंकित हो जाती होगी, दुखी हो जाता होगा कि लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो 74 का आंदोलन हुआ था तो उस समय क्यों नहीं ये सवाल उठा था? ये कानून, ये तो सीआरपीसी का कानून बना हुआ 1973 का कानून है, जिसका सेक्शन 7 क्लाउज ए, सेक्शन 41 मैंने जिसकी चर्चा की, तो वो उसको आप कह रहे हैं कि अनडेमोक्रेटिक है। जिस कानून को अपन डेमोक्रेटिक कह रहे हैं, तो सेक्शन 7 जो नया पुलिस विधेयक है जो पारित हुआ है विधानमंडल से, वह कहता है कि बिहार सशस्त्र पुलिस बल चिन्हित स्थान पर रहेगा, जैसे हेरिटेज है, स्टेशन है, ऐतिहासिक जो जगह है। और किनको गिरफ्तार करने की बात कर रहा है? जो परिसर में हमला करना या हमला करने का प्रयास करता है तो पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। परिसर में क्रमित अपराध करता है या तो पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो ये अधिकार अगर नए पुलिस विधेयक में दिए गए तो वो तो सीआरपीसी के सेक्शन 7 क्लाउज ए और सेक्शन 41 के अनुरूप है। तो ये अनडेमोक्रेटिक कैसे है? अगर ये अनडेमोक्रेटिक है तो सीआरपीसी की ये धारा भी अनडेमोक्रेटिक है। अगर अनडेमोक्रेटिक था तो 1974 का आंदोलन हुआ, उस समय आपके पिता ने इस सवाल को क्यों नहीं उठाया था?
चूंकि आप पूरे देश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सीआरपीसी का सेक्शन 7 क्लाउज ए सेक्शन 41 में जो भी शक्ति निहित है वही नए पुलिस, ये जो विशेष पुलिस बल का कानून है उसके तहत निहित है। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे ये अनडेमोक्रेटिक है, इसको स्पष्ट करिए। अब आप कहते हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि देखिए अंतर क्या है। सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 57 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष उसको उपस्थापित करना जरूरी है। यह कहता है सीआरपीसी कि 24 आवर्स के अंदर में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। अब नया जो ये विशेष सशस्त्र पुलिस बल कानून है, या देखिए अंतर समझ में आएगा आपको माननीय तेजस्वी जी। यह विधेयक कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को, जो महत्वपूर्ण स्थल से गिरफ्तार होंगे, जो हमला करने की कोशिश करेंगे या हमला करने की नीयत से जाएंगे हमारे हेरिटेज पर, जैसे बोधगया हो गया, राजगीर हो गया, स्टेशन हो गया, ये हो गया, तो गिरफ्तार जो व्यक्ति होगा अविलंब बगैर देर किए हुए पुलिस अधिकारी को सौंप देगा और वह निकटतम पुलिस स्टेशन को उनको सौंप देगा। यह सीआरपीसी कहता है कि 24 घंटा के अंदर कोर्ट को प्रोड्यूस करना है, और यह कानून कहता है कि गिरफ्तार करिए और तुरंत उसको थाना में सौंप दीजिए। तो यह अनडेमोक्रेटिक हो गया, यह अनडेमोक्रेटिक हो गया। कोई हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान पर हमला करने की नियत करेगा, कोई हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज पर अगर उसके खिलाफ कोई योजना बनाएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, तो अनडेमोक्रेटिक है। तो बोधगया जैसा हमारा ऐतिहासिक धरोहर पर जब बोधगया ब्लास्ट हुआ था, कितना देश और दुनिया के अंदर में चिंता का विषय बन गया था, और हमने ये इसका अनुपालन अगर हमने तथ्यात्मक रूप से अगर इन चीज़ों को किया, तो आप कह रहे हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है। हम केवल आपसे यह जानना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या होती है। आपको मालूम नहीं है माननीय तेजस्वी यादव जी, सीआरपीसी का सेक्शन 42 पढ़ लीजिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस छोड़ दीजिए, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय, वो भी 1973 का कानून है। असंज्ञेय अपराध में भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और असंज्ञेय अपराध किसको कहते हैं, क्योंकि आपको बताना बहुत जरूरी है। ज्ञान का आतंक मचाए हुए हैं आप, जिसमें 2 वर्ष से कम की सजा होती है। अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध पुलिस की उपस्थिति में करता है, पुलिस के पूछने पर नाम और पता नहीं बताता है, तो भी पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये 1973 का कानून है, सीआरपीसी का 42 क्लाउज है। यह संज्ञेय, हम तो कह रहे हैं कि संज्ञेय अपराध की आपको बात बताया, असंज्ञेय अपराध की बात मैंने आपको बताया कि ये कानून बने हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि अनडेमोक्रेटिक है। सीआरपीसी में तो असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें 2 वर्ष की कम की सजा हो, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 में नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में इस कानून में नहीं, तो अनडेमोक्रेटिक कैसे है? हम आपसे यह जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम आपने देखा होगा कि बार बार ये 26/11 की घटना की, मुंबई की घटना की चर्चा करते हैं। मुंबई पुलिस के पास विहित शक्ति थी, उसने उस समय कार्रवाई की, और पूरा देश और दुनिया इस बात का गवाह है कि हेमंत करकरे जैसे पदाधिकारी को अपना जान गंवाना पड़ा। जब सरकार ने यह महसूस किया 26/11 की घटना के बाद कि भाई देश में के अंदर नई चुनौती आ गई, पुलिस को, स्थानीय पुलिस को सक्षम अधिकार है, उसने कार्रवाई भी किया मुंबई में। लेकिन उसके बाद एनआईए का कानून बनाया गया, एनआईए एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008, यूपीए 1 की सरकार ने बनाया। यूपीए 1 की सरकार में आपके पिता रेल मंत्री थे, तो क्यों कानून बनाने की जरूरत पड़ी? हम आप ही से जानना चाहते हैं कि अगर मुंबई पुलिस को सक्षम कानूनी अधिकार थे,
हमारे पुलिस के जांबाज पदाधिकारी को अपना जान गंवाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने यह महसूस किया कि नहीं, नई परिस्थिति में नए कानून की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से एनआईए एक्ट बना और वह प्रभावी है। और उस पर आपके पिता ने मुहर भी लगाया था। आपके पिता भी यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे जिसमें यह कानून बना। तो हम यह जानना चाहते हैं कि किस मामले में आप जिन सवालों को उठाते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे। और ये कानून तो भाई इसका क्षेत्राधिकार सीमित है। ये जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, जो हवाई अड्डा है, जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रतिष्ठान है, तो हम अपना फोर्स अगर वहाँ डिप्लॉय करें तो इससे क्या परेशानी आपको है? नई पीढ़ी के नौजवानों को अगर उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा, क्या इससे आपको परेशानी है? ये सीआरपीसी के किस क्लाउज के विपरीत है? जरा यह बताइए लोगों को। इसका मतलब तो साफ है। अगर आप इसको अनडेमोक्रेटिक कह रहे हैं तो 1973 का जो कानून है वो भी अनडेमोक्रेटिक है, जिससे देश चल रहा है। पूरे देश के विभिन्न राज्य सरकारों को अनुपालन करना पड़ता है उसका। क्या वो अनडेमोक्रेटिक है? इसलिए हम जरूर आपसे यह अनुरोध करेंगे कि आप राजनीति में ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर आप सदन के अंदर में इस विधेयक पर आप बोलते कि कौन सा क्लाउज है, कौन सा खंड है जो इसका ये गलत है। ये आपको बताना चाहिए था कि उसका अंडर सेक्शन 7 में कोई परेशानी है, या अंडर सेक्शन 42 में कोई परेशानी है, अंडर सेक्शन 43, 44 किस में परेशानी आपको है? कहीं तो आपको परेशानी नजर आ रही होगी। सेक्शन 9 में आपको, अंडर सेक्शन 9 में है, 11 में, किस में है? कहीं कोई बात नहीं है। सीधे तौर पर बगैर सदन में अपनी बात रखे हुए और आप तथ्यों को जिस तरीके से रखते हैं, सनसनी फैलाना चाहते हैं। सनसनी फैला करके राजनीति में एजेंडा नहीं तय किया जाता। आप अपने माननीय विधायकों को बताते कि भाई इसमें ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से जनता के बीच भ्रम पैदा करना चाहते हैं, और जनता की गाढ़ी कमाई से जो सदन चलता है वहां अपनी बात रखने से परहेज करते हैं। वहां क्यों नहीं बातों को रखे? ये विधेयक आया था, आपको अधिकार प्राप्त था, सरकार बिंदुवार जवाब देती। आप अगर संतुष्ट नहीं होते, आप सदन से वॉकआउट कर सकते थे। लेकिन सदन में जो भूमिका आपने अदा की, वह केवल राजनीति में सनसनी फैलाना ही आपका उद्देश्य रहा है। चूंकि आप हैं पॉलिटिकल टूरिस्ट, अब न जाने आज के बाद अब कब बिहार की जनता को कहाँ मिलिएगा, किस रूप में मिलिएगा, कोई नहीं जानता है। क्योंकि आपका लंबा प्रवास सदन में होता नहीं है, इसलिए हम आपसे, और बिहार की जनता यह भली भांति जानती है कि लोकतंत्र में संवाद ही एकमात्र माध्यम होता है। उसी से नए कानून बनते हैं, उसी से नए कानून में जो उसका पक्ष और विपक्ष वह जनता के बीच उभर करके आता है। राजनीति में ऐसे मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतंत्र में तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती होती है। कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। परिस्थिति, उससे उत्पन्न समस्याएं और उन चुनौतियों का समाधान के लिए, सम्यक समाधान के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए, इसी के लिए विधायिका बनी है। और विधायिका में अपनी प्रभावकारी भूमिका अदा करना ही विधायिका का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। संपत्ति अर्जन ये सब तो आपका हो ही गया, इसमें आपको कौन दिक्कत है? ढेर बेशुमार आपके पास है। आपको उन चीज़ों की तो चिंता है नहीं। जो गरीब लोग जिन सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझते हैं, उनका तो सामना आपको करना नहीं पड़ता है। आप तो सोना का चम्मच लेकर के आए हैं। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि ये सदन है और शताब्दी वर्ष विधानसभा ने अपना कार्यारंभ प्रारंभ किया है। ऐसे समय में इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात न रख करके, सदन के अंदर अपनी प्रभावकारी भूमिका अदा न करके आपने अक्षम्य अपराध किया है। और सदन संवाद से चलता है, हठधर्मिता से नहीं चलता है। लोकतंत्र में संवाद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक विशेष मामले में तो आप जरूर परिपक्व हैं। 11 मामले के आरोपी हैं, आप भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, आपराधिक मामले के आरोपी हैं। इसलिए भगवान आपको इतना बुद्धि दें कि जब भी बोलिए तो सीआरपीसी का अगर किताब हाथ में रखते हैं तो उसका विश्लेषण भी पढ़ लिया करिए, उसका और
तुलनात्मक रूप से दोनों चीज़ों का तुलना करिए और बिहार के अलावा जो विभिन्न राज्यों ने ये कानून बनाए हैं उस कानून का भी अवलोकन करिए, CISF के कानून का भी अवलोकन करिए, तब जाकर के आपकी बात को कोई गंभीरता से सुनेगा। CISF के तर्ज पर इसका गठन हुआ है। विभिन्न राज्यों में बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी गठन किया है। तो अगर बिहार जैसा राज्य ये काम कर रहा है तो निश्चित रूप से बिहार के नौजवानों को रोजगार का अवसर प्रदान करना हमारा केंद्रीय निर्भरता है, उस पर वह घटना, और साथ ही साथ अपने संसाधन का हम इस्तेमाल अपने नौजवानों के लिए कर सके। और ये इसका केवल विस्तारीकरण है और सीमित प्रक्षेत्र है, और जो भी शक्ति उनको सन्निहित किया गया है वह CRPC के अनुकूल किया गया है। भारतीय दंड संहिता के जो भी उपबंध हैं उसके अनुकूल किया गया है, और ये नया कानून नहीं है। उनको तो CRPC से मदद लेना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि अनडेमोक्रेटिक है, तो अनडेमोक्रेटिक कैसे है जब ये CRPC के विभिन्न उपबंधों के तहत संज्ञेय अपराध ही नहीं, असंज्ञेय अपराध में CRPC कहता है कि किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसमें कहा जा गया है संज्ञेय अपराध में 24 घंटे में कहा जाए पुलिस को न्यायालय में उपस्थापित करना पड़ता है, और इसमें कहा गया कि तुरंत गिरफ्तार होने के बाद अगर आशंका है या कोई हमारे ऐतिहासिक प्रतिष्ठान पर हमला करता है तो उसको लोकल पुलिस स्टेशन में सौंप दीजिए। इसमें कहाँ कोई है, बहस की गुंजाइश को रहने दीजिए। हठधर्मिता से लोकतंत्र कलंकित होता है। धन्यवाद, आभार।